नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील और आप सभी का चैनल में स्वागत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिकारी संग्रहकर्ता संस्कृतियों का। दोस्तों, हम जानते हैं कि खेती की शुरुआत होने से पहले सभी जो मानव प्रजातियां थी वो क्या करती थी कि जंगल से कंदमूल इकट्ठा करती थी और शिकार करके अपना जीवन यापन करती थी। हम देखते हैं कि मानव का विकास क्रम हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था कि धीरे धीरे मानव का विकास कालक्रम जो है उसमें एक प्रकार से डेवलपमेंट होता है। पहले जो मानव है वो शिकार करता है, कंद फल फूल इकट्ठा करता है, धीरे धीरे वो क्या करता है, पशुपालन करता है, फिर वो कृषि की शुरुआत होती है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे उसका कार्मिक विकास होता है। हम आज के इस लेक्चर में बात करेंगे शिकारी और संग्रहकर्ता के संस्कृतियों के या उनके कल्चर के रूप में किस प्रकार से उन्होंने डेवलपमेंट किया उसके बारे में। दोस्तों, पिछले 100 वर्षों में पुरातत्वविदों ने बड़ी मात्रा में इससे जुड़ी कलाकृतियां, वस्तुएं और स्थलों का पता लगाया है जिसमें उसके शिकारी संग्रहकर्ता संस्कृति होने का प्रमाण हमें मिलता है। अब सबसे पहले हमारे सामने आता है कि इसके अध्ययन जो है, स्टडी जो है, उसके प्रमुख जो रीजन है वो कौन कौन से हैं। मौजूद या उपलब्ध स्रोत सामग्री से प्रागैतिहासिक विद्वान, पुरातत्वविद और नर वैज्ञानिकों को दुनिया भर में फैले शिकारियों और संग्रहकर्ता के जीवन के सभी पक्षों का अध्ययन और विश्लेषण करने में मदद मिली है। बहुत सारे हमारे प्रागैतिहासिक विद्वान है, बहुत सारे हमारे आर्कोलॉजिस्ट है, बहुत सारे हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। उन्होंने दुनिया भर में, वर्ल्ड में जितने भी शिकारी जो है, संग्रहकर्ता जो है, हंटिंग और गैदरिंग वाला जो जीवन पक्ष है उसके बारे में उनका अध्ययन किया और उसका विश्लेषण किया था। उन्होंने निम्नलिखित मुद्दों पे उनका अध्ययन किया था। पहला मुद्दा क्या था? पहला मुद्दा ये था कि होमो हेबिलस से लेके, जो हथियार बनाने वाला था, उससे लेके और आधुनिक मानव तक की विभिन्न प्रजातियों की उसकी भौतिक और उसकी शारीरिक विशेषताओं में जो परिवर्तन है उसके आधार पे, जैसे पहले जो है होमो हेबिलस हथियार बनाए थे, बड़े हथियार थे, फिर धीरे धीरे छोटे हुए, फिर और छोटे हुए, धीरे धीरे उसने क्या किया, हथियार बनाना बंद कर दिया, पशुपालन स्टार्टिंग कर दिया। उसके बाद उन्होंने खेती की शुरुआत की। इस प्रकार से उनके किस प्रकार से उनके जीवन में और किस प्रकार से उसकी भौतिक और शारीरिक जो विशेषताएं हैं उसमें परिवर्तन आया, उसी को लेके जब वो स्टडी करते हैं तो वो फाइंड आउट करते हैं कि किस प्रकार से वो शिकारी और संग्रह करता थे, कैसे धीरे धीरे वो पशुपालन की ओर गए और कैसे धीरे धीरे वो एग्रीकल्चर की ओर शिफ्ट हुए थे। तो पहली चीज तो ये है कि होमो हेबिलस से लेके आधुनिक मानव तक की विभिन्न प्रजातियों को भौतिक और शारीरिक विशेषताओं में परिवर्तन कहते हैं। इसके साथ साथ इन शिकारी संग्रहकर्ताओं मानव के इस पृथ्वी पर रहने के क्षेत्र की, भाई वो कहाँ पे रहते थे। अगर वो जंगलों और पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे तो इसका मतलब वो क्या है कि हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे। अगर वो सपाट जगह पे रहते हैं, सीधी समतल जगह पे रहते हैं, और जहाँ पे नदी नाले जो है उसके आसपास है, अच्छी मिट्टी है, तो इसका मतलब क्या थे, वो कृषि करते थे। तो ये सारी चीजें जो है उनके रहने के क्षेत्र के आधार पे, वो किस क्षेत्र में निवास करते थे उसके आधार पे भी वो फाइंड आउट करते हैं। उन्हें प्राय भोजन और अपने जीवन यापन के लिए इससे प्राप्त करने का क्या तरीका था उसके आधार पे भी। तो ये मुख्यतः अध्ययन के जो क्षेत्र है वो 3 अध्ययन के क्षेत्र हम मान सकते हैं। क्या अपनी रोजमर्रा की जरूरत और जीवन यापन के लिए उन्हें कुछ औजार और उपकरण प्राप्त थे, ये भी एक उसमें था। चौथा जो है हमारे सामने कि इतिहास के 30 लाख वर्षों में उनके औजारों में किस प्रकार के परिवर्तन हुए। हम पहले, इससे पहले आपको बताया था कि किस प्रकार से बड़े हथियार बनाता था, फिर छोटे हथियार, फिर उससे छोटे, तो उसमें किस प्रकार से परिवर्तन हुआ, उससे भी हम इसके जीवन शैली के बारे में फाइंड आउट करते हैं। पांचवा जो हमारे सामने आता है कि कार्मिक विकास और विकास के किस चरण में उन्होंने आग की खोज की और अपने लाभ के लिए उन्होंने इसका किस प्रकार से उपयोग किया, ये भी हंटिंग और गैदरिंग में हम इसमें फाइंड आउट करेंगे। उनके सामाजिक संगठन किस प्रकार से थे, जिस समूह में वो रहते थे उनकी प्रकृति क्या थी, क्या इन समूह के बीच किसी प्रकार का सामाजिक आदान प्रदान और संचार था या नहीं था, ये भी फाइंड आउट करने की इसमें कोशिश करते हैं। समूह के भीतर और बाहर के जो संचार के तरीके थे कि आपस में कम्युनिकेट किस तरीके से करते थे, ये भी बातें वहाँ पे फाइंड आउट की गई। वे अपने मृतकों का संस्कार किस प्रकार से करते थे, जैसे स्वाधन की प्रकृति जो है वो हमें कई प्रकार से मिलती है कि पूर्ण रूप से जलाते थे, अर्ध रूप से जलाते थे या गाड़ते थे, तो किस प्रकार की प्रवृत्ति थी उनके अंदर, या किसी जानवर को खाने के लिए छोड़ देते थे, क्या उनके पास कोई कला रूप था,
तो हम चित्रकला का भी इसके अंदर अध्ययन करते हैं। और यह किसका प्रतिनिधित्व करता था? अगर कला का रूप था और उनके कला के रूप में हम देखते हैं कि ज़्यादा हंटिंग और गैदरिंग से संबंधित हमें अगर चित्र मिलते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो हंटिंग और गैदरिंग करते थे। तो इन सब के साथ साथ बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो आर्कोलॉजिस्ट है, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, जो उनका लेके और उनका अध्ययन करते हैं। इन सब के अलावा सैकड़ों विद्वानों ने और भी कई मुद्दों का अध्ययन करके इन सब चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश यहाँ पे की है। बड़े पैमाने पर उपलब्ध आंकड़ों के बावजूद इन मुद्दों पर विस्तार से जानकारी देना बहुत मुश्किल है कि एक एक चीज़ को फाइंड आउट करना है या उसको कहना कि ये 100% आपका सही होगा, इस प्रकार से बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो अतीत की चीज़ें हैं और अतीत की चीज़ों के बारे में फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके साक्ष्य जो है, एविडेंस जो है, वो हमें प्रॉपर नहीं मिल पाते। इसके बावजूद भी इस जो पूरा जो चैप्टर है, इसके अंदर हम पशुपालन और खानाबदोश जो है, खानाबदोश का मतलब होता है कि जो जंगल में जो लोग रहते हैं, उनके बारे में अध्ययन करने की कोशिश हम करेंगे। अब हमारे सामने आता है नेक्स्ट कि काल का निर्धारण का प्रश्न और आरंभिक संस्कृति का प्रसार जो था वो किस प्रकार से। कालानुक्रम की दृष्टि से अगर शिकार और संग्रहण संस्कृति की अवधि है वो अपेक्षाकृत लंबी मानी जाती है। इस शिकार और संग्रहण की जो संस्कृति है वो बहुत लंबी मानी जाती है। उसका कालक्रम अगर हम देखें तो 25 लाख के आसपास माना जाता है। कि हमसे अगर कहें कि हंटिंग एंड गैदरिंग जो है वो एक लंबे टाइम तक चलने वाली प्रोसेस था, जिसका जो कालक्रम है वो लगभग 25 लाख ईयर्स माना गया है। विद्वानों ने औजारों के उपयोग और उनके कुछ अन्य सांस्कृतिक पहचानों के आधारों पर इस युग का विभाजन किया है। मानव इतिहास की कुल अवधि में पाषाण युग के नाम से जाने जाने वाली पाषाण युग क्या है कि जिसमें मानव पत्थरों का प्रयोग करता था। एक तरह से हंटिंग और गैदरिंग करता था वो। अगर वो पत्थरों का करता था, वो पत्थरों के तैयार बनाता था, तो उस समय हम ये मान सकते हैं कि पाषाण युग के अंदर ना तो कोई पशुपालन का पूरी तरह से प्रॉपर कोई डेवलपमेंट हुआ था और ना ही कोई आपका एग्रीकल्चर का हुआ था। तो पाषाण युग के नाम से जो जानी जाती है, उस अवधि का सबसे लंबा अवधि माना गया है मानव के इतिहास में। लगभग 98% से ज़्यादा जो है वो पाषाण युग का कालक्रम माना जाता है, जिसको हम आगे देखेंगे कि पूर्व पाषाण काल, निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उसके बाद उच्च पाषाण काल। तो ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। उसके बाद फिर मध्य पाषाण काल आता है, फिर नव पाषाण काल आता है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। और इस प्रकार से ये जो चीज़ें हैं इनको हम क्या मान सकते हैं, प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। अब प्रागैतिहासिक काल जो है, प्री हिस्ट्री जो है, ये शब्द आपको कई बार देखने को मिलता होगा कि प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री दोस्तों क्या होती है कि जिस हिस्ट्री के अंदर या जिस इतिहास के अंदर हमें कोई लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं है, वो किसी भी रूप में नहीं होता है। ना तो वो आपका भौतिक रूप से और फिजिकल रूप से, जिसमें हम कह सकते हैं कि ना तो हमारे सामने कोई पत्थर के जो साक्ष्य है वो मिलते हैं, जिसमें शिलालेख है, आपके ताम्र पत्थर है, इस प्रकार का कोई नहीं मिलता है, और ना ही कोई पांडुलिपि वगैरह मिलती है। तो हम हिस्ट्री को जानते हैं केवल आर्कोलॉजिस्ट की मदद से। आर्कोलॉजी जो है वो हमारे सामने एक होता है कि किस प्रकार से जो संस्कृति जो है उसका अध्ययन करते हैं। उसमें हम लंबवत और क्षितिज जो एक प्रकार से अध्ययन करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, वो आर्कोलॉजी के माध्यम से करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे सामने आया कि सबसे लंबी जो कालक्रम की अवधि थी वो शिकार और संग्रहण की संस्कृति की थी, जो लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। इसके साथ साथ मानव विकास की बात करें तो मानव विकास में सबसे ज्यादा जो योगदान है वो आपका है पाषाण युग का। पैलियोलिथिक एज जो है उसका सबसे ज्यादा लंबा कालक्रम माना गया है, जो लगभग आपका 98% के आसपास है। इस पूरे के पूरे पैलियोलिथिक को प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। और प्रागैतिहासिक काल क्रम हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें किसी प्रकार का लिखित और स्रोत हमारे सामने उपलब्ध नहीं। अब इसको मुख्य से हम दो युगों, जिसमें पूरा पाषाण काल जिसे पैलियोलिथिक और नव पाषाण काल के रूप में जानते हैं। पैलियोलिथिक मीन्स, पैलियो मीन्स पुराना और लिथिक मीन्स पत्थर। जो पुराना जो पत्थर है वो, और नया जो पत्थर है उसके आधार पे। नवपाषाण युग में जीवन यापन के लिए संग्रहण के साथ साथ खाद्य पदार्थों का उत्पादन भी किया जाने लगा। यह कहा जा सकता है कि पूरा पाषाण युग में मनुष्य मुख्यतः किस पे था, आपका
हंटिंग पे था और गैदरिंग पे था। शिकार और संग्रहण पे उसको जीवन यापन करता था। इस इकाई में हम ये सारी चीज़ें जो है वो हम उसके बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से मानव ज़्यादातर पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करता था और इन औजारों में लगातार आपका क्या हुआ, बदलाव होता गया। पहले बड़े औजार थे, फिर छोटे हुए, फिर और छोटे हुए, तो इस प्रकार से इसमें बदलाव होता गया। पत्थरों की अपनी किस्म बदली, औजारों का आकार भी वहाँ पे बदला, औजारों का काम लेने का तरीका जो है वो भी बदला। इसके अलावा लकड़ी, हड्डी और अन्य पदार्थ के औजार भी वहाँ पे बनने लगे थे। पहले केवल क्या था कि पत्थर के औजार बनते थे, बाद में हड्डी और लकड़ी के औजार बनने लगे। केवल औजार ही नहीं बदले बल्कि मनुष्य का आकार, उनका शारीरिक ढांचा, उनके मस्तिष्क का आकार, ये सारी चीजें बदला। जिसमें पहले हम देखते हैं होमो हेबिलस आया था जिसने औजार बनाए, फिर होमो इरेक्टस आता है, फिर होमो सेपियंस आता है, फिर नियंत्रथाल आता है, फिर होमो सेपियंस सेपियंस यानी आधुनिक मानव का विकास होता है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे क्या हुआ कि मानव का एक तरह से विकास भी होता है वहां पे। औजारों के प्रकार के आधार पर मानव प्रजाति और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर पूरा पाषाण युग को हम तीन भागों में बांटते हैं। हमने देखा कि पूरा पाषाण काल जो पैलियोलिथिक जो एज थी, इस पैलियोलिथिक एज को हमने फिर तीन भागों में बांटा। ये कौन सा था कि लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज। कि पैलियोलिथिक में भी क्या था कि हम तीन भागों में, सबसे निचला स्तर, बीच का स्तर और उससे ऊपर वाला स्तर। तो पुरातात्विक संदर्भ में सबसे निचले स्तर से प्राप्त वस्तुएं जो है वो सबसे प्राचीन है। सबसे ऊपरी स्तर से जो वस्तुएं हैं वो क्या है, इस प्रकार से हम इसको मान सकते हैं कि ये जो भाग है ये है लोअर पैलियोलिथिक का, ये है मिडिल पैलियोलिथिक का एमपी का, ये है यूपी का अपर पैलियोलिथिक का। तो यहाँ पे कोई भी सामग्री मिलती है, सपोज दैट ये यहाँ पे सामग्री मिली, तो ये क्या होगी, नूतन होगी, नई होगी। और यहाँ पे जो कोई सामग्री मिलती है ये क्या होगी, ओल्ड होगी। और ये क्या होगी, एवरेज होगी, कि ये दोनों के बीच का स्तर होगा। तो कई विद्वानों ने इसका और भी उपविभाजन किया है। ये आपको ये बात समझ लेनी है कि कालाक्रम के संदर्भ में ये काल सब जगह एक ही समय शुरू नहीं होते। यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो है वो दोस्तों हमें ये भी जाननी पड़ेगी कि पूरे विश्व के अंदर ये पूरा का पूरा जो कालक्रम है जिसको हम पूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं, जिसमें हमने तीन भाग किए, एलपी, एमपी और यूपी। तो ये पूरा का पूरा है जो है हर जगह एक जैसा नहीं है। क्षेत्र के हिसाब से इसमें कालक्रम जो है उसका टाइम पीरियड बदल जाता है। किसी में हम देखते हैं कि जब हम राजस्थान की बात करेंगे आगे, तो उसमें कुछ कालक्रम ऐसा चलता है जिसमें हमें आपके पैलियोलिथिक से लेके और नियोलिथिक के जो कालक्रम है उसमें कई चीज़ें साथ में चलती है। मध्य पाषाण काल भी साथ में चलता है कई जगह। पूरा पाषाण काल से लेके या पाषाण काल से लेके आपके मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल तक के साक्ष्य हमें दिखाई देते हैं। जैसे भागोर की हम बात करते हैं, तो इस तरीके से ये अलग अलग जगह अलग अलग चीजें आपका चलती है। अब कई क्षेत्रों में औजारों का इस्तेमाल, मानव प्रकार और सांस्कृतिक पहचान, जिसे मध्य पूर्व पाषाण काल युग और ऊपरी पूर्व पाषाण युग कहा गया, एक दूसरे के काफी अलग अलग हमें दिखाई देते हैं। जबकि कई जगह क्या है कि दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। और एक बात और यहाँ पे ध्यान रखने वाले कि किसी भी क्षेत्र का स्थान में एक प्रकार के औजार या मानव प्रजाति को सांस्कृतिक पहचान का दूसरी स्थान से दूसरे से नहीं ले लिया है। इस प्रकार एक ही समय में कई तरह के औजारों का इस्तेमाल होता है और उपयोगकर्ता की विशेषता कई युगों तक जारी रहती है। वर्गीकरण के आधार पर इन सीमाओं के बावजूद एक समय में रहने वाले लोगों की खास विशेषताओं की पहचान की जा सकती है। अगर दोस्तों आदि मानव के अस्तित्व की बात करें तो लगभग उसका अस्तित्व कितना था, 2 से लेकर 6 मिलियन वर्ष पहले माना गया। वह मुख्य रूप से आपका कहाँ पे पाया गया था, ये मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप में, इथोपिया में, कीनिया और तंजानिया तथा एशिया के कुछ क्षेत्रों में फैला हुआ था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मनुष्य जो है वो सबसे पहले कहाँ पे पाया गया, तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से जो ये मैप है वर्ल्ड का, तो ये सबसे पहले यहाँ पे ये पाया गया अफ्रीका के अंदर। और ये जो वाला एशिया जो पैसिफिक है, इसके कुछ भागों के अंदर
मनुष्य जो है उसके साक्ष्य मिलते हैं। अब अफ्रीका है, इथोपिया है, कीनिया है, तंजानिया है और एशिया जो पैसिफिक है उसके कुछ हिस्सों में मानव सबसे पहले पाया गया। और वहीं से फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि उसका विस्तार हुआ। वहीं से फिर क्या हुआ कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे गया था। इसके साथ साथ कुछ अधिक विकसित आदि मानव की प्रजातियां जिन्हें हम होमो इरेक्टस के नाम से जानते हैं, इसका समय लगभग 1.5 मिलियन वर्ष पहले माना जाता है। टोटल मानव की बात करें तो 2 से लेके 6 तक का है। और होमो इरेक्टस की बात करें जो थोड़ा सा विकसित प्रजाति मानी जाती है, वो आपकी 1.5 मिलियन वर्ष पहले की मानी जाती है। वे लगभग 2.5 लाख वर्ष पहले अस्तित्व में रही है। इनकी मौजूदगी भी काफी व्यापक थी। यूरोप की बात करें तो यूरोप में फ्रांस, जर्मनी में जैसे हमने देखा था नियंदरथल जो मानव थे वो पाए गए थे। स्पेन था, पूर्वी यूरोप था। अगर अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो इथोपिया, तंजानिया और कीनिया है। एशिया की बात करें तो फिलिस्तीन है, इजराइल है, इराक है, सीरिया है, जावा है, फिलीपींस है। चीन के कुछ हिस्से, भारत, पाकिस्तान और इंडोनेशिया में भी उनकी मौजूदगी के प्रमाण जो है वो हमें मिले हैं होमो इरेक्टस के। दोनों ही प्रकार के आदि मानवों के कंकाल, औजार, उनकी कलाकृतियां इन स्थानों पे मिली है। इस काल को निचला या आरंभिक पूर्वापाषाण युग कह सकते हैं। जो हमारे जो ये मिले हैं होमो इरेक्टस के, उस कालक्रम को हम क्या कह सकते हैं कि निम्न पूर्वापाषाण काल के नाम से जानते हैं, जो लगभग हमारा 1.5 मिलियन वर्ष पहले से स्टार्टिंग माना जाता है। लंबे समय तक होमो इरेक्टस अलग अलग इलाकों में रहे थे। उसी समय दूसरे हिस्सों में कुछ उपजातियां भी विकसित होना शुरू हुई। ये होमो सेपियंस की विविध प्रजातियां थी। इसमें होमो सेपियंस निंदरथल सबसे ज्यादा और सबसे व्यापक क्षेत्र में फैले हुए थे। ये यूरोप के सभी हिस्सों में पाए जाते थे। तो कई बार हमसे पूछ लिया जाता है कि यूरोप के सभी हिस्सों में पाई जाने वाली कौन सी प्रजाति थी, तो ये होमो सेपियंस का एक भाग था जिसको हम नियंदरथल मानव के नाम से जानते हैं। इसके कई और रूप जो है वो लगभग 4 लाख वर्ष पहले से मिलते हैं। हालांकि नियंत्रथल 2,30,000 साल पहले स्पष्टता से दिखाई देता है और 1 लाख वर्षों से लेकर 4 लाख वर्षों तक एक सीधी अस्थिर वंश परंपरा उनकी दिखाई देती है। वस्तुतः 4 लाख वर्षों से लेकर 1 लाख वर्षों तक कई प्रकार की प्रजातियां हमें मिलती है, जिसमें होमो इरेक्टस और नियंत्रथल की विशेषताएं पाई जाती है। ये अलग अलग स्थानों पर पाए गए, परंतु 1 लाख वर्षों से सभी क्षेत्रों में एक खास प्रकार के नियंत्रथल पाए जाते थे। ये नियंत्रथल जो मानव है वो टिकने होते थे और गठीले होते थे। इनकी जो ठोड़ी जो होती थी वो एक प्रकार की चिपकी हुई होती थी। भुहें जो थी वो स्पष्ट थी। ललाट इनका छोटा होता था और कपाल की औसत क्षमता 1450 सीसी हुआ करती थी। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से विकसित जो मानव की श्रेणी में ये आते थे। मध्य पूर्वापाषाण काल में क्या हुआ कि संस्कृति आपकी फल फूल रही थी। उनकी प्रौद्योगिकी जिसे माउंट स्टेरियन के नाम से जाना जाता था, इसका नाम दक्षिणी फ्रांस में ले मोस्टियर के नाम से पड़ा था, क्योंकि वहीं से उनके औजार प्राप्त हुए थे। नियंडरथल उत्तरी अफ्रीका, जिसमें उत्तरी सहेल, सहारा, नील घाटी, भूमध्य सागर और उत्तरी अटलांटिक। इसके साथ साथ दक्षिणी अफ्रीका की बात करें तो मालावी, जाम्बिया, जारा, अंगोला, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, नीबिया और पूर्वी अफ्रीका में इथोपिया, कीनिया, सोमालिया, रवांडा, तंजानिया। यूरोप की बात करें तो फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, रूस, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, यूनान, बेल्जियम, हॉलैंड। और एशिया की मैं बात करूं तो ईरान, इराक, इसराइल, फिलिस्तीन, सीरिया, लेबनान, चीन, भारत, इंडोनेशिया, फिलिस्तीन, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि में इनके संकेत पाए जाते हैं। 40,000 से 35,000 के आसपास होमोसेपियंस नियंदरथल ने होमोसेपियंस सेपियंस के लिए राह बनाई थी। होमो जो है सेपियंस नियंदरथल ने होमोसेपियंस की राह बनाई। उनकी शारीरिक बनावट, उनकी कपाल क्षमता, चेहरे की बनावट और आकार प्रकार आधुनिक मानव की तरह ही लगता था। आधुनिक मानव का पहला कंकाल दक्षिणी फ्रांस जो है उनके ले फ्रांसी के समीप प्राप्त हुआ था। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आधुनिक मानव का पहला कंकाल जो है वो कहाँ पे हुआ था? दक्षिणी फ्रांस के ले फ्रांस के समीप प्राप्त हुआ था। जिस पत्थर की गुफा के नीचे ये पाया गया था उसी के नाम पर इसका नाम क्रो मैग्नन रखा गया था। पहला जो था उसका क्या नाम था?
करो मैग्नन। अब करो मैग्नन जो है वो कहाँ पे था? साउथ फ्रांस में था। और क्रो मैग्नन नाम जो है वो किस पे, केव पे रखा गया था, जहाँ पे ये पाया गया था, जिस गुफा में पाया गया था उसी के नाम पे इसका नाम जो है वो क्रो मैग्नन रखा गया था। विद्वानों को इस संबंध में काफ़ी जो है बहस थी। और यह आधुनिक मानव पहले कहाँ पे अवतरित हुआ, इसके लेकर बहुत सारी हमारे सामने जो है वो एक कंट्रोवर्सी आती है कि कई विद्वान जो है ये मानते हैं कि इसका पहला जो मानव था उसका एशिया में हुआ। कुछ ये मान के चलते हैं कि अफ्रीका में, और कुछ यूरोप के संबंध में। तो मानव को विकसित होने की तीन तरह की विचारधाराएं यहाँ पे आती है। पहले एशिया, दूसरा आपका अफ्रीका, और तीसरा यूरोप। हाल ही में कई प्रकार के अनुसंधान हुए और उनमें से बातें जो है वो सामने आई। संभवतः सबसे पहले आधुनिक मानव का जन्म जो है वो अफ्रीका से माना गया है। तो ये जो आपका अफ्रीका वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले पाए जाने वाले मानव जो थे, मानव की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? अफ्रीका से मानी गई। नियंडरथलों का अचानक लुप्त हो जाना उनका एक जटिल प्रश्न है। क्या नियंडरथल के बड़े पैमानों पर आवागमन और आदान प्रदान से होमो सेपियंस का उदय हुआ? क्या हिंसात्मक झड़प के परिणाम स्वरूप वो समाप्त हो गए? यूगोस्लाविया में कैप्रियना और यूनान में पेट्रोलोना, और सबसे महत्वपूर्ण फिलिप्स्तीन की 6 गुफाएं जिसमें तिजीनिया, ताबून, सखल, जावेल, काफस और हामिद से प्राप्त कंकालों से हमें पता चलता है कि नियंदरथल और सेपियंस सेपियंस एक साथ रहने लगे थे। परंतु इस सात्मक कार्यवाही की कोई झलक या परिणाम नहीं मिलता है। यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न आता है दोस्तों कि नियंडरथल मानव जो है वो एक प्रकार से उसको अवतरित हुए, और एक प्रकार से किस प्रकार से एकदम से ही वो क्या है कि गायब हो गए। तो कई जो विद्वान हैं वो ये मानते हैं कि होमो सेपियंस और नियंडरथल के बीच में एक प्रकार की हिंसात्मक झड़प होती है, और जिसमें होमो सेपियंस पूरे के पूरे नियंडरथल मानवों को मार देते हैं। लेकिन इस बात की जब पुष्टि जो है वो शोध के अंदर नहीं हुई है। और जबकि ये चीज मिलती है कि वो एक साथ रहते थे। बहुत बड़े पैमाने पर होने वाले देशांतरण और विभिन्न प्रजातियों के बीच स्थापित यौन संबंध के कारण नियंत्रण जीन समाप्त हो गए थे। ये पूरा पाषाण युग में अंतिम चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं जो लगभग 12,000 वर्षों तक कायम रही। इसके बाद नवपाषाण संस्कृति सामने आई, और इस चरण को समग्रतः उच्च या उच्चतर पूरा पाषाण युग कहा जाता है। इस चरण के भीतर कई संस्कृतियां फली फूली और अपनी कुछ खास विशेषताएं, जिसमें औजार, क्षेत्रीय, भौगोलिक भिन्नताएं और ऊपरी। अब सबसे बड़ा जो सवाल आता है वो आता है कि नियंदरथल मानव, नियंदरथल जो मानव है वो किस प्रकार से गायब हो गए। तो उसके विषय में सबसे स्टिक जो प्रमाण जो हमें मिलता है वो ये मिलता है कि उनके बीच में जो विभिन्न जो है देशांतरण किया गया, कि अलग अलग जगह देशों में वो गए, और वहाँ पे विभिन्न प्रजाति के बीच में यौन संबंध हुआ, और जिससे नियंत्रण जो था उनके जीन समाप्त हो गए। धीरे धीरे वो किस में परिवर्तित हो गए? आपके होमोसेपियंस में परिवर्तित हो गए थे। अब देखिए, ऊपरी पूर्व पाषाण काल के युग में निम्न चरण माने जाते हैं। पहला आता है ओरिग्नेशियन, जो 34,000 से लेकर 30,000 साल है। सोल्यूट्रियन, जो आपका 22,000 से लेकर 18,000 साल पहले तक है। मैगेलेनियन, जो 18,000 से लेकर 11,000 साल पहले तक है। अन्य छोटे सांस्कृतिक समूह को पेरिकोर्डियन, केविटियन, सजेविटियन आदि भी कहते हैं। ऊपरी पूर्व पाषाण युग संस्कृति ऑस्ट्रेलिया तथा उत्तरी और दक्षिणी अफ्रीका सहित दुनिया के हर हिस्से में पाई जाती है। सभी महादेशों में विभिन्न क्षेत्रों में जाने से उन्हें काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा होगा, और अमेरिका जाने में उन्हें विशेष कठिनाई हुई, क्योंकि उन्होंने बर्फ जमी पहाड़ियाँ, उत्तरी ध्रुव अनुर्बर प्रदेश और घास के मैदान, और ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरना पड़ा होगा। संभवतः इसके आसपास की परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढाल लिया होगा, और बुद्धि के विकास के अनुसार उन्होंने परिस्थिति के अनुसार जोड़ लिया होगा। ऊपरी पूर्वापाषाण काल संस्कृति के बाद और नवपाषाण काल संस्कृति के पहले शिकार और संग्रह की एक संस्कृति मध्यस्थ चरण के रूप में उभरी, जिसे मध्य पाषाण काल कहा गया था। इस चरण को खास तौर पर यूरोप के शिकारी संग्रहण संस्कृति से जोड़ के देखा जाता है। इसे अंतिम पूर्वापाषाण युग के नाम से जानते हैं। इसका समय जो है वो लगभग दोस्तों 10,000 से लेकर 5,000 तक फैला था। उत्तरी यूरोप में मैगलोमोस और ओनमेगोस और एट्रोबोले
में इसको विभाजित किया जाता है। बीपी का मतलब होता है यहाँ पे बिफोर प्रेजेंट टेंस, यानी आज से पहले। इसकी गणना 1950 से की जाती है। आइए हम इस आगे वाले लेक्चर में देखेंगे किस प्रकार से औजार जो है उनका निर्माण होता है। तो इसका हम अध्ययन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।